जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 12 करने जा रहे हैं। 12वीं क्लास के लिए 12वां सेट नंबर है। तो आज मैं एक गीता का वचन है। क्या है ये वचन? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं, जीरो सहित 4 नियम हैं। तो वो बताइएगा कि यह सूक्ति या यह श्लोक या कह सकते हैं यह वचन किस नियम से मैच करता है। तो ये वचन क्या है या गीता का श्लोक क्या है? आत्मा अजर और अमर है, यह न जन्म लेती है न मृत्यु इसकी होती है, केवल यह शरीर बदलती है। तो बताइएगा यह सुक्ति या यह श्लोक या यह वचन किस नियम से संबंधित लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है डी और ए ब्लॉक से। अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न जो आज करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर है। तो वो ऐसे बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी को गहराई से पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं कि आप कितना गहराई से पढ़े हैं। संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता का सही क्रम है। ये 4 ऑप्शन है जिसमें 3 स्पीसीज का क्रम बताया गया है। एक में वेनेडियम डाइऑक्साइड सबसे ऊपर है, एक में मैग्नीज, और इन दोनों का आपस में चेंज है, ठीक है, एक में क्रोमियम। तो बताइए, अपना आंसर कमेंट करिए यदि आ रहा है तो। प्रबल बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता का सही क्रम, तो आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं? यदि आप ये लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, तो सही लगा रहे हैं। कैसे? तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न आ गया तो आपको क्या जानना है? सभी धातुओं का क्या करना है? ऑक्सीकर संख्या निकालना है। तो यहाँ वेनेडियम का कितना ऑक्सीकर संख्या है? +3 है। यहाँ पर क्रोमियम का क्या है? +6 है। और यहाँ मैग्नीज का +7 है। तो जो जितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा वो उतना जल्दी अपचयित होगा। ज़्यादा ऑक्सीकर संख्या वाला उतना ही जल्दी अपचयित होगा। तो सबसे अधिक किसका है? मैग्नीज का है, मैग्नेट आयन में। तो ये सबसे जल्दी अपचयित होगा। तो जो अपचयित होता है उसी को तो कहते हैं ऑक्सीकारक। तो इस क्रम में है कि इनके ऑक्सीकर संख्या जितना ज़्यादा, उसका ऑक्सीकारक क्षमता उतना अधिक, क्योंकि वो जल्दी से क्या हो जाएंगे? अपचयित, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगा। तो अपचयित होगा तो ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा, दूसरे को ऑक्सीकरण कराएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। संकुल COCl2 En2+ द्वारा दर्शाई समझौता का प्रकार है। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। बंधनी समझौता, ज्यामितीय समझौता, उप संशोधन समझौता और आयनन समझौता। अपना आंसर बताइए, किसको लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। इसका संरचना बनाएंगे, पहले आप अपना आंसर दीजिए। काउंट डाउन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपने लगाया यदि ज्यामितीय समझौता, क्या लगाया है? ज्यामिति, तो आपने सही लगाया है। कैसे? क्योंकि इसमें En मतलब एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इथेन 1,2 डाइएमीन करिए या एथिलीन डाइएमीन कर लीजिए, ठीक है। तो CO के साथ कितने क्लोरीन है? 2। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो एक बार En को इधर कर लीजिए आमने सामने, और 2 क्लोरीन को आमने सामने। तो ये क्या है? ट्रांस रूप है। क्या है? ट्रांस रूप। और जब यही क्लोरीन एक ही मतलब आस पास हो जाएंगे, ये तो क्या है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो जब आस पास हो जाएंगे तो सिस हो जाएगा। तो ये किस तरह का समझौता होगा? ज्यामिति या ज्यामिति को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। अच्छा, सिस वाला, जब सिस हम बना रहे हैं, देखिएगा सिस वाले के लिए ये En है, ठीक है, En, और यहाँ पर Cl और Cl, तो ये क्या है? सिस फार्म है उसका। तो सिस ट्रांस, और ये सिस वाला फार्म जो है ये ज्यामिति के अलावा क्या शो करेगा? ऑप्टिकल भी, प्रकाशी भी समझौता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यदि प्रकाशिक होता तो वो भी लगाना पड़ता, लेकिन सिस वाला केवल, ट्रांस वाला प्रकाशिक नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो है नहीं प्रकाशिक, यहाँ ज्यामिति है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। वही विद्यार्थी करेगा या करेगी जो एनसीईआरटी को बहुत ही गहराई और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित संकर अवस्थाओं में से कौन सा निम्न प्रचक्रण संकुल से संबंध है? निम्न प्रचक्रण, तो इसके लिए मैंने शुद्ध इतना हिंदी दे दिया, इंग्लिश भी वर्जन लेना पड़ा क्वेश्चन का फॉर्म। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट्स इज एसोसिएटेड विथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा उसको बताना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखकर, कि एक में sp3d है, एक में sp3 है, एक में sp3d2 है, एक में d2sp3 है। तो लो स्पिन यानी जिसमें कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस क्या हो? सबसे कम हो, यानी सभी के सभी क्या हो? ज़्यादातर युग्मित हो, पेयर्ड हो। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कैसे देख कर बता पाएंगे? तो उसको देखने के लिए आप जानते हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो डी जब अंदर होगा तो इसका मतलब लिगेंड जो होगा कैसा होगा? लिगेंड जो होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। जब स्ट्रांग होगा तो सभी के सभी अधिकांश पेयर हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप कोई कोई एक एक रह जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या हो जाएगा? पेयर्ड। तो जब पेयर्ड हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ एन रहेगा कम हो जाएगा, यानी निम्न चक्र नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है ना।
निम्न चक्र से संबंध हो जाएगा, यानी चक्र क्या हो जाएगा, कमजोर। निम्न मतलब में लो है, यहाँ पर लो, तो लो हो जाएगा कब, जब पेड़ ज़्यादा रहेंगे। तो किस स्टेट में, DsP3 में, इनर डी कम्प्लेक्स या हाइब्रिडाइजेशन में। और इसमें आउटर में दोनों संभावना हो सकती है, निम्न भी और उच्च भी, इसलिए संभावित पूछ रहा है तो आप ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिए गया आज के सेशन में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। उन्हीं को समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो लेवल से थोड़ा सा लेवल ऊपर है उनका। चलिए, निम्नलिखित में से किसे गर्म करके ब्यूटेन नाइट्राइल विरचित किया जा सकता है। क्या बात है, ब्यूटेन नाइट्राइल, कितने कार्बन, 4 कार्बन, और इसके साथ CN लगा हो, तो CN के कार्बन को भी गिना गया है। तो पहले कितने कार्बन का स्टार्टिंग मटेरियल होगा, तो आपको पहले चेक करना है। तो ऑप्शन अपने पहले बता लीजिए, मैं भी बताता हूँ। यदि आपने लगाया है क्या, KCN के साथ प्रोपिल क्लोराइड, तो आपने सही लगाया है, तो आप समझदार हैं। 3 कार्बन वाला क्या होगा, हाइलाइड होगा, यानी इसके साथ क्लोराइड होगा। और जब इसको किसके साथ, KCN के साथ कराएंगे तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ पर CN आ जाएगा। तो 3 चीज, C तो पहले से है, और चौथा CN, यानी C कहाँ से आ जाएगा, साइनाइड से आ जाएगा, और साइनाइड का आईयूपीएसी नाम नाइट्राइल होता है। ठीक है ना, यानी आपका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहेगा। और इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, KCN के साथ। तो KCN में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN माइनस, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ प्लस होगा, और ये माइनस इस पर अटैक कर जाएगा, बनेगा क्या, C और ये साइनाइड। ठीक है, साइनाइड। तो 1 2 3 4, तो ये बनेगा क्या, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है कि बहुत कंपटीटिव JEE या नीट के समतुल्य बता सकते हैं इसको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखेंगे, क्या देखेंगे, ये फिनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेन फिनॉल है, अरे साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये बेंजील अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजील अल्कोहल जो भी कर लीजिए, और चौथा क्या है, नाइट्रोफिनॉल है। तो जब आप जानते हैं ना कि जब कोई खींचने वाला समूह लगा होता है, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप खींचने वाला है, तो फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है। सिर्फ फिनॉल होगा तो इन दोनों में D वाला ज़्यादा होगा, और 2 तो एल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, B वाला और C वाला, तो अल्कोहल से ज़्यादा फिनॉल होता है। फिनॉल में 2 फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, EWG है, ड्राइंग ग्रुप है, तो ड्राइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 5 क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HI के साथ अभिक्रिया करके CH3 का होल्ड हुआ है CHOCH3 देता है, यानी HI और ये जो ईथर है अभिक्रिया करके इन चारों में से क्या देंगे। मैं 10 सेकंड देता हूँ आपके लिए, बताइए जल्दी से, काउंट डाउन कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने सोचा होगा कि यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराएं कि यहाँ से, कौन ज़्यादा सही है, A या B। ध्यान दीजिए, ईथर में, इधर क्या है, सेकेंडरी है, इस साइड क्या है, सेकेंडरी बनेगा, इधर क्या बनेगा, प्राइमरी। और HI का I क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल एक बार इस पर अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पर क्राउडिंग कम होगा, तो क्राउडिंग कम होगा जब ये मेथिल के पास जाएगा, यानी 1 इसके पास जाएगा। ठीक है ना, ये 1 डिग्री नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता दें, मेथिल है इधर, तो यहाँ पर क्राउडिंग कम है, तो आयोडीन यहाँ पर जाने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि इधर क्या है, 2 डिग्री, 3 डिग्री बनता, यदि 3 डिग्री इधर बनता तब आयोडीन यहाँ जाने की प्रयास करता, लेकिन यहाँ 2 डिग्री की है। तो I कहाँ जाएगा, यानी ब्रेकिंग कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, ये ब्रेकिंग होगा इधर, यानी ये वाला इधर H आएगा, इधर I आएगा, तो बनेगा क्या, CH3 CHOH, इधर अल्कोहलिक ग्रुप होगा, इधर मेथिल आयोडाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये 3 डिग्री होता तो इधर I आता और इधर OH जाता। ठीक है ना, चलिए अगला, C3H8O आणविक सूत्र के यौगिक X को किसी दूसरे यौगिक Y में प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है, जिसका आणविक सूत्र C3H6O2 है। यौगिक X है, यौगिक X इनमें से क्या है, ईथर है, एल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, ऑर्गेनिक सरल होते हुए जब स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला दिया है, कह रहा है X है और X Y में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीकरण करने पर, तो वो X कौन होगा, इनमें से चारों में से बताइए। देखिए, X में फार्मूला में कार्बन कितने हैं, 3, यानी 3 कार्बन, और जब ऑक्सीकृत होगा तो कितने हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। और इसको ऑक्सीकृत करेंगे चाहे KMNO4 के उपस्थिति में या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में या नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब अम्ली KMNO4 हो, क्षारी KMNO4 हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो,
तो उसके प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलता है। किसमें बदलता है? कार्बोक्सिलिक में। तो क्या बनेगा? CH3CH2COOH। तो गिनिए एच कितने हैं? 3 2 5 1 6। कार्बन कितने हैं? 1 2 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये किस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? इस वाले फार्मूला बन रहा है। तो किससे बनेगा ये प्रोपेनॉल से बनेगा। प्रोपेनॉल से किस में बदल जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड में। ठीक है, तो एक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घुमा फिरा कर। सीधा सीधा जवाब नहीं, टेढ़ा टेढ़ा है, घुमावदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फिर से घुमावदार क्वेश्चन। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, मन खुश हो जाता है मेरा ऐसे क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो, क्योंकि इसमें कई तरह के कंसेप्ट सोचने वाला ही कर पाएगा, रटने वाला नहीं। ये बस यही करना है, रटने वाला नहीं कर पाएगा। 10 ml एसीटोन को 50 ml क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाने पर विलयन का कुल आयतन होगा, क्या होगा? 60 ml से कम, 60 ml से ज़्यादा, 60 ml के बराबर, 100 ml के बराबर। तो पहले ये 100 ml वाला कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है। एसीटोन दिया है, क्लोरोफॉर्म। तो आप बारंबार पढ़ते होंगे कि जो एसीटोन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 मिलता है, तो इनमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से इनका आयतन यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव। निगेटिव मतलब घट जाता है आयतन। आयतन घटने की वजह से तो 10 ml 50 ml मिलाएंगे तो इसका आयतन कितना कम होगा ये नहीं पूछ रहा है, कम होगा इतना पूछ रहा है। तो कितना कम होगा नहीं पता, लेकिन कम होगा इतना पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आदर्श विचलन से क्या प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक। ठीक है, समझ में आए बात? लाजवाब क्वेश्चन। फिर से अगला, ये तो सरल क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। अभी MP बोर्ड की प्री बोर्ड में पूछा गया था। सेल स्थिरांक G स्टार बराबर L/A। एल का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कटेगा, बचेगा क्या? 1/सेंटीमीटर। ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी सबको पता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 9वां। ठीक है, अगला 10th क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है लेकिन घुमा दिया यहाँ पर, देखिएगा। किसी अभिक्रिया R उत्पाद के लिए log R एवं समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल या ढलान या स्लोप कितना है? -1.25 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, क्या है? -1.25 सेकेंड इनवर्स अभिक्रिया की कोटि है। जल्दी बताइए, जो चालाक होंगे वो इसको देख लेंगे। क्या देख लेंगे? यदि वो फर्स्ट ऑर्डर को जानते होंगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स, समय इनवर्स। तो ये देखते ही क्या लगा देंगे? एक तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कि जब उसके नियम से जाइए कि इधर क्या है? 1/t है, इधर y एक्सिस पे क्या है? log r है। तो जब प्रथम कोटि के लिए लिखते हैं तो ये प्रथम कोटि के लिए स्लोप क्या आता है? ये स्लोप आता है -k के बराबर, यानी ऋणात्मक आता है। तो ऋणात्मक वैल्यू दी है और k का वैल्यू दिया है और यूनिट दे दिया है। ठीक है ना, जो स्लोप दे दिया है, ठीक है ना, ढाल दे दिया है। और इंटरसेप्ट क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रता के log a r0 के बराबर होगा इंटरसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम कोटि की। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन फिर से है। शून्य कोटि अभिक्रिया ए उत्पाद के लिए T हाफ यानी अर्धायु है। चारों ऑप्शन में से जल्दी बताइए। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा, क्योंकि 11वां क्वेश्चन जनरली मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप बताएंगे, जाइएगा NCERT खोलिएगा और T हाफ और K के बीच क्या संबंध होता है बताइएगा। और शून्य कोटि के लिए, किस कोटि के लिए? शून्य कोटि के लिए। तो बहुत सरल है यदि आपको याद हो, T हाफ और K के बीच। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन, सोल्यूशन चैप्टर से। किसी अवाष्पशील विलेय के जलीय विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना दिया है? 0.0225 है। अवाष्पशील विलेय का मोल अंश X2 क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार जाना है, जल्दी बताना है। तो आपको वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला यदि पता है तो आप बता ले जाएंगे। तो क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन P0 माइनस P/P0 बराबर क्या होता है? X2। मोल अंश किसके बराबर? विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये तो P0 माइनस P दे दिया है, इसका दे दिया वैल्यू ना, कितना दे दिया? 0.0225 दे दिया है। और पूछा क्या है? विलेय का मोल अंश। तो ये विलेय का ही मोल अंश तो हो गया, जो अवाष्पशील विलेय के जलीय विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन दिया है, तो किसके बराबर होता है? X2 यानी मोल अंश के। तो ये दे दिया है, तो यही तो पूछ रहा है कि मोल अंश कितना होगा? ठीक वाष्प दाब के अपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन के बराबर होता है। तो ठीक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक उतना ही आएगा, यानी मोल अंश का, विलेय का मोल अंश कितना आएगा? जो अपेक्षिक अवनमन है उतने के बराबर हो जाएगा, 0.0225। घुमावदार क्वेश्चन है, सब इधर उधर हो जाएंगे। आंसर उतना ही है जितना मैं प्रश्न में दिया है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन और मोलंश आपस में बराबर होते हैं, तो जो अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन होगा वही मोलंश हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो मैंने 1 से लेकर 12 प्रैक्टिस सेट बनाया और समझाने का प्रयास किया। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूजफुल है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, जो देखेगा वही जानेगा। मैंने NCERT और MP बोर्ड दोनों के बोर्ड से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, उसका PPT बनाया
और वीडियो में समझाने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही, मेरे अनुसार तो बहुत ही अच्छा सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मैं अच्छा एक्सप्लेन किया नहीं किया मतलब नहीं है, क्वेश्चन सेलेक्ट जो है बहुत अच्छे हैं, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपके रास्ते क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। तो चलिए, शिक्षक का काम है दिखाना रास्ता, चलना आपको है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने से पढ़ते रहिए, जैसे जिस स्तर या जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 12 प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन मिला, मतलब मैंने सिलेक्शन किया है, उसको देखिए, जरूर देखिए। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन समाप्ति की घोषणा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कुछ नए अंदाज में।